हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। ज्योग्राफी के अपने इस चैप्टर के डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं ग्लेशियर एज अ फॉर्म ऑफ इरोशनल एंड डिपोजिशनल एजेंट प्रीवियस लेक्चर तक। और अब हम लोग बात करेंगे विंड किस प्रकार से इरोशनल और डिपोजिशनल के एजेंट की तौर पर हमें दिखता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स ये उजाड़ता है और क्या क्या स्ट्रक्चर्स ये बनाता है। तो एक्टिव एक एक्टिव एजेंट जो कि इरोजन एंड डिपोजिशन का हमें डेजर्ट रीजन में जनरली देखने को मिलता है वो है विंड। अब डेजर्ट में हमें एक प्रकार की रॉक्स देखने को मिल सकती हैं, हर डेजर्ट में नहीं, किसी किसी जगह पर ये देखने को मिल सकती है हमें, जिसको हम लोग कहते हैं मशरूम रॉक्स, क्योंकि ये मशरूम की शेप की तरह होती है। सिंपल तरीका है इसको समझने का। यहाँ पर टॉपिक हम लोग पढ़ने बैठे कि किस प्रकार से विंड ने काम करा एज अ फॉर्म ऑफ इरोजनल एजेंट। ये जो चट्टान है ना, ये पूरी प्रॉपर ऐसी ही थी, जो डेजर्ट में कहीं पर खड़ी होगी ऐसी ही थी, लाइक दिस। अब हुआ क्या, हवा जो चलती है, हवा चल चल कर यहाँ से बार बार 50 साल, 100 साल, 150 साल, 500 साल, 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल, जितना भी टाइम हो गया था, विंड ने नीचे की साइड से, बॉटम की साइड से ज्यादा एक्ट करती है एज कंपेयर टू अपर साइड। अपर साइड जब ऐसा कभी होता है कि नीचे की साइड से ज्यादा विंड एक्ट करे, अब हवा जो चल रही है वो इरोड करती हुई चल रही है इसको, यानी कि हवा गई यहां से हल्की सी रेत इसकी उड़ाकर ले गई, फिर उड़ाकर ले गई, फिर उड़ाकर ले गई, फिर उड़ाकर ले गई। अब क्योंकि वो बॉटम से ज्यादा एक्ट कर रही है, ऊपर वाले की स्ट्रक्चर पर कम एक्ट कर रही है, तो ये इसका हिस्सा गायब होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और एक प्रकार से कुछ सालों के बाद हमें इस प्रकार की शेप देखने को मिलती है, ये जो आपकी स्क्रीन के सामने है, और इसको हम लोग नाम देते हैं एज मशरूम रॉक। जब विंड्स इरोड करती हैं एक रॉक के लोअर सेक्शन को मोर देन इट्स अपर पार्ट, तो ऐसे रॉक्स में होता क्या है, इसका जो बेस होता है वो नैरो हो जाता है और जो इसका टॉप होता है वो वाइड हो जाता है, तो बनता है उससे मशरूम रॉक। मशरूम रॉक के अलावा इरोजनल फीचर ऑफ द विंड की वजह से एक और स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है डेजर्ट रीजन में, वो है इंसलबर्ग। एशियन कंट्रीज में जनरली आपको ये कम दिखेगा, लेकिन दिखता है, हर डेजर्ट में नहीं दिखता, वो डिपेंड करता है कि डेजर्ट कितना बड़ा है और वहां पर कोई ऑलरेडी चट्टान है कि नहीं है। जब एक आइसोलेटेड रेजिडुअल हिल आपको दिखे, रेजिडुअल मतलब वो पक्का किसी ना किसी रेजिड्यू से बना है, जो एक पिलर की तरह खड़ा हो, जिसके टॉप्स राउंडेड हो, यानी कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि ये देखो राउंडेड टॉप्स, राउंडेड टॉप्स, और ये भी राउंडेड टॉप्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंसलबर्ग। इस प्रकार का इंसलबर्ग कहां देखने को मिलता है हमें, साउथ अफ्रीका में जो कालाहारी डेजर्ट है वहां पर हमें ये देखने को मिलता है, और ये उसी की पिक है, उसी की फोटोग्राफ है ये। जब हवाएं चलती हैं तो वो सैंड को, मिट्टी को एक जगह से उठाती हैं और दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। जब वहां पर हवा का फ्लो कम हो जाता है तो मिट्टी उस जगह पर, जो हवा एक जगह से उठकर मिट्टी को ले गई एक जगह पर जाकर गिरा देती है, और वो डिपॉजिट होती रहती है इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स। इनको हम लोग बोलते हैं रेगिस्तान में, जो हर रेगिस्तान की एक जर्नलाइज फीचर है, सैंड ड्यून्स। ये है सैंड ड्यून्स। एक मिनट, ये है सैंड ड्यून्स। ये 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 भी। अब जो सैंड ड्यून हाफ चंदा मामा की तरह होते हैं, आधा कटा हुआ चांद की तरह हो जाए, क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट शेप होती है मून की, ये वाली शेप, ऐसी क्रिसेंट शेप के जो सैंड ड्यून्स होते हैं उनको हम एक नाम देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बारचंस। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, एक क्रिसेंट शेप का दिख रहा है ना, आधा चांद की तरह, ये बारचंद।
अब जब किसी जगह की फॉर एग्जांपल रेत मान लो, जो उसके ग्रेन्स हैं वो बहुत फाइन है, बहुत छोटे छोटे तिनके हैं वो, और काफ़ी लाइट है। इस प्रकार से इतने लाइट है कि हवा उनको आराम से कैरी कर सकती है, और छोटे मोटे डिस्टेंस तक तो नहीं, डिस्टेंस तक नहीं, बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तक। वेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज, यानी कि ध्यान से सुनना, डेजर्ट का एक प्रोमिनेंट फीचर है सैंड ड्यून्स बार्चन। अब किसी डेजर्ट की सैंड जो है वो इतनी लाइट है, उसके ग्रेन्स इतने फाइन पार्टिकल्स से हैं, इतने ऐसे हैं कि हवा आराम से उठाकर उनको कैरी कर सकती है, और आसपास के रीजन में नहीं, बहुत दूर दराज के इलाके में जाकर गिरा देती है। इस प्रकार से जब सैंड जो है वो बहुत ज्यादा एक बड़े एरिया में डिपॉजिट होती रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं लोएस। इस प्रकार के लार्ज डिपॉजिट्स हमें चाइना में देखने को मिलते हैं। अब नॉर्थ चाइना में एज सच कोई डेजर्ट नहीं है दोस्तों, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, आप लोएस की डेफिनेशन क्या है कि जब कहीं भारी मात्रा में कहीं से रेत उठकर एक जगह गिर जाए और ऐसा लगे कि यार ये भी डेजर्ट है। ये जनरली डेजर्ट नहीं था, लेकिन रेत बहुत ज्यादा आने की वजह से लग रहा है डेजर्ट। तो यानी कि अगर ये हमें देखने को, अगर ये कह रहा है कि चाइना में हमें देखने को मिलता है, तो ये चाइना में, नॉर्दर्न चाइना में ना बहुत ज्यादा ऐसे रेगिस्तानी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं हमें। रेगिस्तानी स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलते हैं, इस प्रकार के डिपॉजिट्स। और ये आती कहां से है धूल उड़ उड़कर चाइना में? गोबी डेजर्ट से। यानी कि समझ गए, एक रेगिस्तान जब अपनी धूल को उड़ा उड़ाकर दूसरी जगह पर, अच्छी खासी वो जमीन थी लेकिन रेगिस्तानी स्ट्रक्चर एक और बना दे, तो वो बनता है लोएस। तो क्या मैं लोएस को इरोजनल फीचर कहूंगा कि डिपोजिशनल कहूंगा? और ये इसको, बार्चन को और इसको सैंड ड्यून्स को, वो भी डिपोजिशनल है। इंसेलबर्ग और मशरूम रॉक को इरोजनल। खत्म, विंड एज अ एजेंट खत्म। बात करते हैं कोस्ट की, और कोस्ट पे बात करेंगे पानी एज अ फॉर्म ऑफ इरोजनल एजेंट, सी वेव्स एज अ फॉर्म ऑफ इरोजनल एजेंट। पानी तो देखो बारिश की फॉर्म में भी और हो सकता है, और हमने जैसे ग्लेशियर्स वाली बात करी, आइस फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। सी कोस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? सी कोस्ट, सी तो मतलब सिर्फ पानी, लेकिन कोस्ट मतलब उसके साथ लैंड भी है। फॉर एग्जांपल अगर ये हिस्सा है हमारा पेनिनसुलर इंडिया का, तो इसके साथ, इस पानी वाले हिस्से के साथ ये जो जुड़ता हुआ लैंड का ये जो हिस्सा है, ये सी कोस्ट है। ये सी कोस्ट है। जो बाउंड्री होती है कोस्ट की, जहां पर लैंड पानी से मिलता है, वो कोस्ट लाइन है। ये इसकी मतलब, यानी कि हम कहते हैं ना हमारे इंडिया की इतनी लंबी ऐसी ये कोस्ट लाइन है ये, ठीक है। ये आगे कोस्टल एरियाज के अंदर लगातार चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि जो सी वेव्स होती हैं वो एज अ फॉर्म ऑफ इरोजनल एजेंट एंड डिपोजिशन एजेंट की तरह काम करती हैं। वेव्स इरोड भी करती हैं और वेव्स डिपॉजिट भी करती हैं। ये क्या, कोस्टल लैंडफॉर्म में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इन सब चीज़ों को भी हम नीचे आराम से समझते हैं। ये चीज़ें वैसे आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, जैसे ये रिवर है, डेल्टा है, ये ओशन है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये बे है, सैंड ड्यून्स हैं, आने वाले उसमें आएगा। लेकिन ये यहाँ पर इनको, ये जो इन्होंने दे तो रखा है, इनको ये बताना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ज़्यादा फीचर्स लगून तक बता के ख़त्म कर दिए हैं। 9th क्लास की जो ज्योग्राफी है ना, सेम डायग्राम ही वहाँ पर बन रखा है, लेकिन इसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन है, जैसे ये सी केव, सी क्लेव, वहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से सारे स्ट्रक्चर समझा रखे हैं। तो इस डायग्राम को अभी आपको नहीं देखना है। यहाँ पर आपको ज्योग्राफिकली जो एक पूरा डायग्राम जो कंप्लीट करना है, वो याद है 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है, उसका जो 6th चैप्टर है, जिसमें हमने पूरा का पूरा एक क्लास लगाई थी। इंट्रोडक्टरी पेज पे डायग्राम दे रखा होता है, डेल्टा क्या होता है, माउंटेन क्या होते हैं, माउंटेन चेन क्या होती है, आइलैंड क्या होती है ना, पेनिनसुला क्या होता है, वो सारी डेफिनेशंस आप वहाँ से याद करो। इसको काइंड ऑफ जो मैं आपको एक चिट्ठा बनाने को कहता हूँ ज्योग्राफी की डेफिनेशंस का, वो ऐड करते चलना है फिर इस चिट्ठे में।
इस चैप्टर के करने के बाद, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बहुत नई नई डेफिनेशंस भी मिली होंगी, लाइक इंसलबर्ग। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी काफ़ी नहीं होती है नॉर्थ इंडिया की। जो इरोजन और जो डिपोजिशन है सी वेव्स का, उसकी वजह से कोस्टल लैंडफॉर्म्स का बर्थ होता है। सी क्लिफ्स जो होते हैं वो एक सीधी खड़ी हुई चट्टाने होती है, ठीक है, विच आर फॉर्म जब सी वेव्स उन पर टकराती हैं। सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली रॉक को स्ट्राइक करती रहती हैं, धड़ धड़ करके, मतलब मान लो कि ये एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, यहाँ पर इस पर स्ट्राइक कर रही है। इस पर उसकी वजह से होता क्या, स्ट्राइकिंग की वजह से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं समय के साथ, बढ़ते हुए समय के साथ ये बहुत बड़े होते जाते हैं और ये वाइडर हो जाते हैं, और फिर ये एक हॉलो बन जाते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया भी था अभी, ये ऐसे करते करते ऐसे बन जाते हैं फिर यहाँ, ठीक है। और इनको हम लोग बोलते हैं सी केव्स, इनको हम लोग बोलते हैं सी केव्स। ये देखो, ये है सी क्लिफ, यानी कि अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कुछ ऐसा हुआ करता होगा स्ट्रक्चर कि ये पूरी की पूरी ज़मीन यहाँ तक हुआ करती होगी, लेकिन ये जो पानी बार बार इसको स्ट्राइक कर रहा है तो इतना इतना हिस्सा उड़ते चला गया। ये और पीछे, ये वाली जो चीज़ है, ये ज़मीन, ये और पीछे जाती जा रही है, ये रॉक्स। उसके बाद इनमें लगातार सी वेव्स की गशिंग की वजह से, इधर देखो बार बार ज़्यादा स्ट्राइक हो रहा है ना, इधर होते 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 उधर एक दिन गड्ढा हो जाएगा ऐसा बड़ा सा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। मतलब ये चीज़ बन गई यहाँ पर आकर ऐसे, ये गड्ढा बड़ा तो हो गया है, मतलब पानी यहाँ जा तो रहा है, लेकिन अभी आर पार वाला गड्ढा नहीं हुआ ये। मतलब फॉर एग्जांपल ये ऐसा नहीं हुआ कि एक मिनट बताता हूँ। ये भी पानी जो जा रहा है ना यहाँ पर, पानी मतलब यहाँ पर एक एंडिंग है, पानी यहाँ से टकराकर मतलब ऐसे हो जाता है, इधर इधर भरता रहता है। लेकिन जब ये कंटिन्यू रहता है ना, कुछ समय के बाद ये ऐसा हो जाता है कि सी क्लिफ जो है वो दोनों साइड से हॉलो हो जाता है पीछे धक्का दे दे के, और पानी आर पार होने लगता है उसके, ऐसे कुछ। यानी कि पानी निकला पॉइंट ए से और बी तक यहाँ पर लेकर। तो कई लोग यहाँ पर समुद्र में जाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी शिप वगैरह फेरी वगैरह लेकर, तो वो यहाँ से अंदर जाकर एक राउंड काट कर आना, वही फालतू की बकलोली वाली हरकतें करना, तो ये सब वो करते हैं, ठीक है। सी क्लिफ में मतलब क्लिफ क्या होता है, कोई भी चीज़ जो ये ऊपर जिसकी हाइट हो, ये क्लिफ है, ये पूरा क्लिफ है। यानी कि कोस्ट लाइन थी ये होते होते पीछे चलती चली जा रही है। और अगर ये समुद्र के आसपास खड़ा हुआ कोई ये ऐसा स्ट्रक्चर हुआ ना कि जो मतलब लगातार पूरे के पूरे लैंड बाउंड्री से जुड़ा नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल ये मतलब प्रॉपर, मतलब मान लो इंडिया के किसी कोने से ऐसे जुड़ा नहीं हुआ, कुछ समुद्र के बीचों बीच में ऐसे कोई बहुत बड़ा सा एरिया थी, चट्टान खड़ी हुई है। अभी आगे चल के दिखाता हूं उनके साथ होगा क्या। वाटर इन द फॉर्म ऑफ सी वेव्स अपना इरोजन करना कंटिन्यू रखेगा। ये जो कैविटीज होती हैं ये बड़ी 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 होती जाती हैं, और एक टाइम ऐसा आता है ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, सिर्फ ऊपर की छत रह जाती है, और इसकी वजह से बनता है एक स्ट्रक्चर सी आर्क का, लाइक दिस। देखो सिर्फ ऊपर की छत रह गई, दोनों तरफ से पानी आर पार होने लगा, देखो बोला ना मैंने। और ये स्ट्रक्चर बनता है सी आर्क का, और इरोजन होता रहता है तो रूफ भी टूट जाती है और सिर्फ दीवारें रह जाती हैं। और जो दीवारें जैसे लगा हुआ कि पानी पे जैसे खड़ी हुई है, ये चट्टान यहाँ से कैसे, ये चट्टान यहाँ पर ऐसे ही नहीं आ गई, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ से जुड़ा हुआ है कि पूरा स्ट्रक्चर था, होते 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 इरोजन होते होते ये ऐसा बन गया। अब आप कहोगे क्या ये फिक्स तरीके से होता है? यार ये तो समुद्र की लहरों के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि हर एक कंट्री में अगर कोई ऐसा समुद्र हो या कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो तो उसके साथ हो ही जाएगा। अब ये भी डिपेंड कर सकता है, हो सकता है कहीं कहीं पर 5 साल में हो, 50 साल में, और कहीं कहीं पर हो सकता है 5,000 साल लग जाए। दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड एज सी स्टैक्स, या फिर स्टैक्स बोल सकते हैं आप इसको। ये रहा, सिर्फ ये जो वॉल है दिस इज सी स्टैक, और ये पूरा का पूरा जो ये आर्क है, आर्क क्या होता है ये जब ये पूरा टूटते टूटते दीवार इतनी कमजोर हो गई कि गिर गया, और ये सिर्फ एक एक वॉल रह गई साइड की, ये ऐसे ये बन जाता है सी स्टैक।
जो सी वेव्स हैं वो लार्ज अमाउंट में सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं, जो कि सैंड और ग्रेवल से बनी होती है, छोटे छोटे पत्थर पत्थर कक्कड़ और फाइन ग्रेन्स एंड ग्रेन्यूल्स ऑफ सैंड, जिसकी वजह से हम लोग इनको बोलते हैं बीचेस। और लगातार जब ये बीच की एक ये जो बीचेस की जो लाइन है, लगातार अगर आपको ये लंबी सी अगर ऐसे देखने को मिलती रहे, जैसे कि रास्ता सा बना रही है, जैसे ये फॉर एग्जांपल ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं सैंड बार। कुछ नहीं होता सैंड बार, ये एक इलोंगेटेड डिपोजिशन होता है सैंड का या मड का, जो बिल्कुल सी के पैरेलल ही चलता रहता है। यानी कि अगर यहाँ पर पूरी की पूरी सी थी, बिल्कुल इसके पैरेलल, जैसे अगर हमें सी दिख रही है कर्व करते हुए बिल्कुल सीधी जाते हुए, उसी के बिल्कुल पैरेलल में अगर ये रेत का एक निशान, एक चेन, एक पाथ पूरी दिख रही है हमें, वो है सैंड बार। एक प्रकार का बीच ही है, कोई वो वाली बात नहीं है, ऑलमोस्ट पैरेलल जो होता है कोस्ट के। लेकिन ये सारी डेफिनेशंस अपने चिट्ठे में ऐड कर लेना। फर्स्ट लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड वो है मियामी बीच, साउथ फ्लोरिडा यूएसए में। सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच जो है वो हमारे चेन्नई में है, मारियाना बीच। ठीक है, और ये देख रहे हो आप ये सैंड बार को, समुद्र बिल्कुल बिल्कुल जैसे जैसे पाथ फॉलो कर रहा है उसी में ये पूरा एक रास्ता सा बन रखा है ना। यहाँ आप जाओ, क्या मस्त बंदियाँ मिलेंगी आपको, और अंकिता बंदे भी मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो तो मियामी बीच है ना, ये तो यूएसए का है ये स्ट्रक्चर। लगून, क्वालिटी वॉल्स की एक आइसक्रीम आती है ब्लू लगून, अब ये नहीं पता कंटिन्यू है अभी तक कि नहीं है, एक आती थी, आती भी होगी मेरे ख्याल से अभी तक, ब्लू लगून। लगून क्या होता है? इट इज़ अ शेलो स्ट्रेच ऑफ वाटर जो कि पार्शली या कंप्लीटली सेपरेटेड होता है फ्रॉम सी। समुद्र से इसका कुछ लेना देना नहीं है, या तो कंप्लीट तरीके से सेपरेटेड है या पार्शली तरीके से सेपरेटेड, यानी काइंड ऑफ अभी एक मार्जिन या बॉर्डर पे है, लेकिन फिर भी उससे एक सेपरेट करके स्ट्रक्चर दिखता है। अब लगून कोई ऐसा ऐसा फीचर नहीं होता कि जिसका नाम तो हम दे देते हैं जोग्राफिकली इसको लगून, लेकिन जैसे एग्जांपल इसका पहले सुन लो, ओडिशा के अंदर जो चिल्का लेक है, या तमिलनाडु के अंदर जो पुलिकैट लेक है, ठीक है, या केरला के अंदर जो वेम्बाडन लेक है, ये फेमस लगून्स हैं। ये कैसे बनते हैं, जोग्राफिकली क्या होता है, इसका एक प्रोसेस होता है डेवलप होने का, जिसको हम 9th क्लास की तमिलनाडु की जोग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। लगून का स्ट्रक्चर, लगून के भी बड़े सारे सब पार्ट्स होते हैं। इसके जो फीचर्स है ना, इसको ऐसा मत सोचना, इसको ऐसे मत सोचना कि ये सिर्फ अभी हमने इतना पढ़ लिया तो इतना कंप्लीट हो गया है। इसके हमें फॉर एग्जांपल ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ सी क्लिफ के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ जाए, आप एक्सप्लेन कैसे करोगे फिनोमेना। लेकिन ये क्योंकि 7th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, तो इसलिए आपको वो इतना डिटेल में भी बताएंगे नहीं। 9th क्लास में और 11th क्लास में हद मचाएंगे वो इसमें जाकर, कि जब एक एक फीचर को अच्छे से समझाएंगे। और मैं आपको लगून उससे पहले दिखाता हूँ। दिस इज लगून। इसको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अगर आप इसको देखो ज़रा ध्यान से, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा सी है, ये हिस्सा, ये सी का हिस्सा है पूरा का पूरा। ये थोड़ा सा पार्शली और उससे अलग नहीं दिख रहा, कि थोड़ा सा उससे अलग हो, एक डिस्टेंस, एक गैप तो है ही ना इसके बीच में, ये अलग से स्ट्रक्चर बन गया, कंप्लीटली सेपरेटेड है उससे। ये लगून है। उसके बाद हाँ, ये देखो, ये देखो, नहीं नहीं, लोनार लेक तो उसकी वजह से गिरी थी, क्रेटर गिरा था, वो नहीं। ये देखो, उसके आसपास कोई सी थोड़ी ना है। ये देखो, ये सी है यहाँ पर, लेकिन ये एक प्रकार से, ये देखो ये स्ट्रक्चर ये बन गया पूरा का पूरा यहाँ पर, ये लगून है। यहाँ पर देखो, ये परफेक्ट, आसपास पूरा समुद्र है, लेकिन ये कुछ कुछ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन गया, और बीच में ये एक जगह बन गई यहाँ पानी भरा हुआ है, डेट इज लगून। दिस इज लगून। और एरियल व्यू देखना है तो दिस इज लगून। और देखो, ये लगून, ये सी से थोड़ा सा सेपरेटेड है, अलग है, लाइक दिस। इन सब में जैसे ये लगून, ये लगून, ये लगून, ये लगून, बाकी सारा तो सी है, बाकी सारा तो सी है।
ये देखो, ये, और अब वो बोल रहा था ना हमसे पोलीकैटलिक और वो, ये देखो, ये सी और एक ये और एक वो भी बोल रहा था। यार वो लेक, अब इट अपियर्स टू बी अ लेक, ठीक है। लगून बहुत सारे नाम के हो सकते हैं, लगून को देखो एक बात बताता हूँ, लगून कैन बी कॉल्ड एज लेक, लेकिन हर एक लगून नहीं है, सिंपल सी चीज। लगून हो सकती है लेक, लेकिन हर एक लेक लगून नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा इसलिए लेक तो मैनमेड भी होती हैं, लगून मैनमेड नहीं होते जनरली, क्योंकि लगून की डेफिनेशन वाइज वो चीज अलग होते हैं। अब आप इतना बड़ा लगून, अब कोई ये सोचे मैं लगून बनाने जाऊंगा, तो यार लोगों को क्या पता लगून है क्या नहीं है, उनको तो एंजॉय करना अपनी बंदियों के साथ। समझ गए ना? हाँ, सोर्स ऑफ वाटर सी, क्योंकि सी के बगल में ही है वो, या तो उससे कंप्लीटली सेपरेटेड या पार्शली सेपरेटेड। यहाँ पर कुछ आपको वो दे रखे हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी अपनी डेफिनेशंस वगैरह में कुछ अगर चाहो तो ऐड करना। वैसे तो हम सबको ये सारी चीज़ें पता हैं, तो हम ये कर चुके हैं। और कुछ रह तो नहीं गया इस चैप्टर में, कोई बॉक्स वगैरह, ये भी कर लिया हमने, मीएंडर्स, ठीक है। ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? ठीक है, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।